आज की इस विशेष और शांत गहन चर्चा में हम एक बहुत ही अद्भुत और वैचारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। जी। और इस चर्चा का माहौल हम थोड़ा ठहराव भरा ही रखेंगे, क्योंकि आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव चेतना और आधुनिक विज्ञान की गहराइयों को छूता है। हमारे पास जो स्रोत है वो ओशो की प्रसिद्ध पुस्तक द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एक बहुत ही विस्तृत सारांश पर आधारित है। हाँ, और इस चर्चा का सबसे विशेष पहलू ये है कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक दर्शन तक सीमित नहीं है। इसमें साल 2014 से लेकर 2025 तक के आधुनिक वैज्ञानिक शोधों का एक बहुत अनूठा संगम है। सही कहा। और हमारा मिशन आज यही है कि हम इस सामग्री की गहराई में उतरें और ये समझें कि आज के सूचना से भरे दौर में ये विचार मनुष्य को जानकारी के भारी बोझ से एक तरह से आजाद कैसे कर सकता है। ये सचमुच एक बहुत ही आवश्यक मिशन है। इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम सभी को एक पल का मानसिक ठहराव लेना चाहिए। हाँ, एक गहरी सांस की तरह। बिल्कुल। अगर हम इस सारांश को देखें तो ये हमें दुनिया को किसी और की नजरों से नहीं बल्कि खुद की आंखों से देखने की एक नई ताजगी देने वाला है। इसके लिए सारांश की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर उपमा से होती है। वो पहाड़ वाली उपमा है ना? जी। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करनी चाहिए जो एक बहुत ऊंचे और दुर्गम पहाड़ पर चढ़ रहा है। वो पसीने से लथपथ है, उसकी सांसें फूल रही हैं और उसकी पीठ पर एक बहुत ही भारी बोझ लदा हुआ है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो बोझ पत्थरों या ईंटों का नहीं है। वो बोझ है उधार लिए गए ज्ञान का, समाज की दी हुई शिक्षाओं का और उन सदियों पुरानी परंपराओं का जिन्हें उस व्यक्ति ने कभी खुद परखा ही नहीं। लेकिन फिर भी उस बोझ को नीचे नहीं रखना चाहता। जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मेरे मन में ये सवाल आया कि आखिर कोई इंसान अपने ही बोझ से इतना प्यार क्यों करने लगता है? वो उसे उतार कर फेंक क्यों नहीं देता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और इसका जवाब ये है कि इंसान उस बोझ को इसलिए नहीं उतारता क्योंकि उसे ये भ्रम हो गया है कि यही बोझ उसकी असली ताकत है, यही उसकी पहचान है। मतलब हमने ज्ञान को ही अपना सब कुछ मान लिया है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये कि कैसे मनुष्य अपने जीवन में इस उधार के ज्ञान को अपनी खुद की बुद्धिमत्ता मान लेता है। इसको अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ज्ञान या नॉलेज हमेशा दूसरों से उधार लिया हुआ होता है। जैसे किताबें, स्कूल, समाज, ये सब हमें केवल सूचनाएं देते हैं। बिल्कुल। और ये उधर का ज्ञान इंसान को एक मशीन बना देता है जो बस रटी रटाई बातों को एक टेप रिकॉर्डर की तरह बस दोहराता रहता है। इसके विपरीत समझ यानी अंडरस्टैंडिंग इंसान की अपनी होती है। समझ भीतर से पैदा होती है, ये कोई बाहर से दी गई चीज नहीं है। और यही वो चीज है जो मनुष्य को वास्तविक अर्थों में एक चेतन मनुष्य बनाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। आज हम 2026 में जी रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का युग है। आज तो ये माना जाता है कि जिसके पास जितनी अधिक जानकारी है वो उतना ही अधिक शक्तिशाली और समझदार है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जानो। वही ना। तो फिर ये सारांश ऐसा क्यों कह रहा है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति जानता है उतना ही कम वो समझता है? क्या बहुत ज्यादा जानकारी होना सच में नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, ये आज के समय का सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत अधिक जानकारी होना और समझदार होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। विज्ञान इस विषय पर क्या कहता है, ये जानना बहुत ही रोचक है। हाँ, वो स्टैनफोर्ड वाली रिसर्च। जी। साल 2014 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने एक बहुत ही गहरी रिसर्च की थी जिसका नाम था द इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ, यानी व्याख्यात्मक गहराई का भ्रम। ये बड़ा भारी शब्द लग रहा है, इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। बिल्कुल। इस शोध में वैज्ञानिकों ने लोगों से पूछा कि क्या वो समझते हैं कि एक साइकिल या जैकेट की चेन, जिसे जिपर कहते हैं, वो कैसे काम करती है। और जाहिर सी बात है, लगभग सभी ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा होगा कि हाँ, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एकदम सही। लेकिन जब उन्हें एक कागज और पेन देकर कहा गया कि वो साइकिल के पुर्जों का चित्र बनाकर समझाएं कि वो कैसे चलती है, तो अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाए। ये तो बहुत ही कमाल का उदाहरण है। मतलब हम बस ये मान लेते हैं कि हमें पता है क्योंकि हमने उस चीज को बार बार देखा या सुना है। हाँ, इस शोध ने बहुत ही सरल तरीके से ये साबित किया कि कैसे लोग अक्सर किसी चीज के बारे में केवल परिचित होने या जानने को ही
उसे समझना मान बैठते हैं। और आज के इस इंटरनेट के युग में जब सूचनाएं हर जगह बिखरी पड़ी हैं, तो ये भ्रम और भी बढ़ गया है। सच कहा, बहुत अधिक जानकारी होना अक्सर हमारी मौलिक सोच को कुचल देता है। मानो दूसरों का ज्ञान जो सर्च इंजन से तुरंत मिल जाता है, वो हमारी अपनी स्वाभाविक बुद्धि को सुला देता है। जब दिमाग को पता होता है कि जवाब बाहर मौजूद है, तो वो खुद से सोचना और समझना बंद कर देता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। ये तो ऐसा है जैसे किसी और की आंखों से दुनिया देखना और ये सोचना कि मेरी अपनी दृष्टि बहुत तेज है। दूसरों का ज्ञान हमारी अपनी सोचने की क्षमता को पंगु बना रहा है। जी। इस भार और बोझ वाले उदाहरण से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है सारांश के अगले हिस्से में, और वो है विश्वास यानी बिलीफ की धारणा। हाँ, विश्वास के बारे में सारांश कहता है कि विश्वास हमेशा अंधा होता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में कुछ चीजों पर तो विश्वास करना ही पड़ता है? अगर हम हर चीज पर संदेह करने लगें तो जीवन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? यहाँ विश्वास और व्यावहारिक भरोसे के बीच के अंतर को समझना होगा। ओशो का ये विचार इस बात पर जोर देता है कि जब जीवन के गहरे सत्यों की बात आती है तो विश्वास कर लेने से जो खोज है वो वहीं रुक जाती है। यानी जब कोई कहता है मैं मानता हूं, तो उसका अर्थ होता है कि अब मुझे और जानने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल यही। सारांश ये समझाता है कि इंसान को आस्तिक या नास्तिक होने के बजाय एक खोजी यानी इंक्वायरर होना चाहिए। एक खोजने वाला। हाँ? महान से महान ग्रंथों की बातों को भी बिना अपने स्वयं के अनुभव के अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। ये एक बहुत ही विद्रोही लेकिन आजाद करने वाला विचार है। पर अनुभव को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? क्या खुद प्रयोग करने और बस पढ़ लेने में सचमुच इतना बड़ा अंतर है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अंतर जमीन और आसमान का है। साल 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर एक विस्तृत रिसर्च की थी। जी। इस रिसर्च ने स्पष्ट रूप से यह साबित किया कि जब इंसान केवल किसी बात पर विश्वास करने के बजाय खुद प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके दिमाग की संरचना ही बदल जाती है। दिमाग की बनावट ही बदल जाती है। हाँ, दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी 7% तक बढ़ जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं श्रोताओं के लिए। इसे एक बहुत ही सरल उपमा से समझाया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि हमारा दिमाग गीली मिट्टी की तरह है। गीली मिट्टी, ठीक है। जब हम खुद कुछ नया अनुभव करते हैं, कोई नया प्रयोग करते हैं, तो वो अनुभव उस गीली मिट्टी को एक नया सुंदर और लचीला आकार देता है। दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। और जब हम अनुभव नहीं करते, जब हम बिना सोचे समझे, बिना अनुभव किए किसी बात पर अंधा विश्वास कर लेते हैं, तो वो गीली मिट्टी सूख कर एक पत्थर की तरह जड़ और कठोर हो जाती है। बाप रे! फिर उसमें कोई नया आकार नहीं ढाला जा सकता। अनुभव हमारे दिमाग को लगातार जीवित और लचीला बनाए रखता है, जबकि अंधा विश्वास उसे जड़ बना देता है। ये बहुत ही सुंदर व्याख्या है। गीली मिट्टी और पत्थर का ये उदाहरण ये स्पष्ट कर देता है कि क्यों कुछ लोग उम्र के साथ मानसिक रूप से इतने कठोर हो जाते हैं। क्योंकि वो केवल अपने पुराने विश्वासों को धो रहे होते हैं। हाँ, अब अगर हम जीवन के अनुभवों की बात कर ही रहे हैं, तो सारांश के अगले हिस्से में आते हैं। जीवन हमेशा एक जैसा तो नहीं होता। जीवन में बहुत सारे विरोधाभास हैं, यानी ऐसी चीजें जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगती हैं। जैसे दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु। और आज 2026 की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई केवल सफलता के पीछे भाग रहा है। हर किसी को बस जीतना है। बिल्कुल। और असफलता से लोग भयानक रूप से डरते हैं। सारांश उस मानसिकता पर एक बहुत ही गहरी चोट करता है। और वो जरूरी भी है, क्योंकि ये मानसिकता मनुष्य को हमेशा एक तनाव में रखती है। सारांश का ये हिस्सा जीवन की समग्रता को स्वीकार करने की बात करता है। समग्रता यानी सब कुछ अपना लेना। हाँ, समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो केवल सुख की कामना करें, बल्कि वो है जो ये जान ले कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि वो सफलता की ही एक तैयारी है। अंधेरा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो रोशनी को पहचानने का एक माध्यम है। यही बात है। लेकिन क्या इस तरह की विरोधाभासी बातों को एक साथ स्वीकार करना दिमाग के लिए थोड़ा भ्रमित करने वाला नहीं है? एक तरफ हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हार को भी गले लगा रहे हैं। ये भ्रमित करने वाला लग सकता है शुरू में, लेकिन विज्ञान बताता है कि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। अच्छा? कैसे? 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक ने
पैराडॉक्सिकल थिंकिंग यानी विरोधाभासी सोच पर एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च की। इस अध्याय में ये सामने आया कि जो लोग जीवन की विपरीत स्थितियों को एक साथ अपने मन में जगह दे सकते हैं, यानी जो ये स्वीकार कर सकते हैं कि एक ही इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों हो सकती हैं, या सुख और दुख दोनों जीवन के लिए आवश्यक है, जी, तो ऐसे लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ सबसे अधिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जीवन के विरोधाभासों से लड़ता नहीं है, वो मानसिक रूप से ज्यादा शांत रहता है। बिल्कुल। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति गहरे दुख में भी ये समझ रखता है कि इसके भीतर कहीं सुख और विकास के बीज छिपे हैं, उसका मानसिक स्वास्थ्य सबसे अधिक मजबूत होता है। जब हम विरोधाभासों से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें जीवन के संगीत के अलग अलग सुरों की तरह गले लगा लेते हैं, तो हमारे भीतर एक सच्ची समझ का जन्म होता है। और यही समझ हमें आजाद करती है। ये बात सच में बहुत गहरी राहत देने वाली है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या भी आती है। वो क्या? विरोधाभासों को स्वीकार करने या किसी चीज का गहरा अनुभव लेने के लिए हमारे पास समय और होश होना चाहिए। और आज की जीवन शैली को देखें तो ऐसा लगता है कि हम होश में नहीं बल्कि नींद में चल रहे हैं। ये डिजिटल युग की सबसे कड़वी सच्चाई है। सारांश इस पर जिस तरह से रोशनी डालता है वो डराने वाला है। आज हम एक रोबोट की तरह जी रहे हैं। सुबह उठना, फोन की स्क्रीन देखना, काम पर जाना, वापस आकर फिर से स्क्रीन देखना और सो जाना। और ये सब होशपूर्वक नहीं हो रहा है, ये बस एक आदत बन चुकी है। 2026 में तो हालात ये हैं कि एल्गोरिदम ही तय कर रहे हैं कि हमें कौन सा गाना सुनना है, क्या कपड़े खरीदने हैं। यहाँ तक कि हमें किन खबरों पर गुस्सा करना है ये भी वही तय कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हाँ, और ये आज के समय का एक बहुत ही गंभीर संकट है जिसे ओशो ने दशकों पहले भांप लिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जागरूक बनो वरना मशीन हो जाओगे। और आज ये चेतावनी एक वैज्ञानिक सत्य बन चुकी है। इस पर कोई नई रिसर्च आई है क्या? जी, 2025 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जिसे UCL भी कहते हैं, वहाँ के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च की जो इसी यांत्रिक जीवन पर रोशनी डालती है। इस शोध में बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। क्या थे वो तथ्य? उन्होंने बताया कि AI और सुझाव देने वाले एल्गोरिथम पर हमारी अत्यधिक निर्भरता ने जो इंसानी दिमाग की क्रिटिकल थिंकिंग यानी स्वतंत्र और गहन रूप से सोचने की क्षमता है, उसे 25% तक गिरा दिया है। 25%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो क्या हमारा दिमाग सच में काम करना कम कर रहा है? विज्ञान की भाषा में इस स्थिति को कॉग्निटिव लेजीनेस या दिमागी आलस कहा जाता है। इसे रोजमर्रा की एक उदाहरण से समझते हैं। आज से कुछ साल पहले लोग रास्तों को याद रखते थे। हाँ, निशानियां याद रखते थे। लेकिन आज हम किसी ऐसी जगह जाने के लिए भी नेविगेशन या GPS का इस्तेमाल करते हैं जहां हम पहले कई बार जा चुके हैं। ये तो सच है। हमारा दिमाग ये सोचकर आलसी हो गया है कि याद रखने की क्या जरूरत है, मशीन तो है ही। और जब मशीनें हमारे लिए सोचने लगती हैं, हमारी पसंद तय करने लगती हैं, तो इंसान के अंदर की मौलिक समझ और जागरूकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हम इंसान से एक प्रतिक्रिया देने वाली मशीन में बदल जाते हैं, बस रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है और सच कहूं तो थोड़ा झकझोरने वाला है। अगर हम धीरे धीरे अपनी जागरूकता खो रहे हैं और मशीन बनते जा रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सारांश इस समस्या का क्या समाधान प्रस्तुत करता है? सारांश हमें इस यांत्रिक जीवन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, जिसे बोध या इनसाइट कहा गया है। बोध? हाँ, यहाँ स्पष्ट किया गया है कि असली आज़ादी हमें किसी बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं मिलती, बल्कि ये हमारे भीतर के बोध के जागने से आती है। इसके लिए सारांश में कोई उपमा दी गई है? जी, एक बहुत ही सुंदर और सरल उपमा दी गई है। मान लीजिए कि कमरा सदियों से अंधेरे में डूबा है। अब आप उस अंधेरे से लड़ नहीं सकते। आप उसे किसी झाड़ू से बाहर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस कमरे में एक छोटा सा दिया जलाते हैं, रोशनी होते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। क्या बात है! मतलब हमें अपनी समस्याओं या अपनी यांत्रिक आदतों से लड़ना नहीं है, बल्कि केवल उनके प्रति जागरूक होना है, उन्हें बस देखना है। ठीक यही बात। जब मनुष्य अपनी किसी समस्या या आदत को पूरी गहराई से समझ लेता है, उसके प्रति पूरी तरह से होश में आ जाता है, तो वो समस्या खुद ही गिर जाती है, उससे लड़ना नहीं पड़ता। ये उपमा सुनने में बहुत ही आध्यात्मिक और दार्शनिक लगती है, लेकिन क्या विज्ञान भी इस बोध या इंसाइट को मानता है? जी। क्या शरीर के स्तर पर सच में ऐसा कुछ होता है जब हमें अचानक कोई बात समझ में आती है? ये इस चर्चा की सबसे अद्भुत बात है कि ये आध्यात्मिक विचार पूरी तरह से वैज्ञानिक भी हैं। 2019 में
जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही प्रसिद्ध अध्ययन किया था। जिसे आहा मोमेंट अध्ययन कहा गया था। हाँ, वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जब किसी इंसान को अचानक कोई कठिन बात समझ में आती है, वो पल जब हम कहते हैं अरे हाँ अब समझ आया, तो उस पल इंसान के दिमाग में आखिर होता क्या है। तो उस पल दिमाग में होता क्या है? कोई फिजिकल बदलाव आता है? उन्होंने MRI स्कैन में देखा कि समझ आने के उस सटीक पल में दिमाग के खास हिस्से में, जिसे राइट टेम्पोरल लोब कहते हैं, वहां ऊर्जा का एक भारी विस्फोट होता है। ऊर्जा का विस्फोट? हाँ, विज्ञान इसे गामा बर्स्ट कहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जिससे दिमाग के भीतर कोई बिजली चमकी हो या कोई दिया जल उठा हो। वही अंधेरे कमरे में दिया जलने वाली बात। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गामा बर्स्ट दिमाग के सारे तनाव को, सारी उलझन को उसी पल खत्म कर देता है। इंसान के शरीर में एक गहरी राहत की लहर दौड़ जाती है। इसका मतलब आसान भाषा में कहें तो ये समझ दिमाग के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली दवा या हीलर का काम करते हैं। हाँ, ये केवल एक विचार नहीं है, ये एक जैविक और शारीरिक वास्तविकता है। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। समझ कोई अमूर्त चीज नहीं है, बल्कि वो हमारे दिमाग के तनाव को खत्म करने वाली एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवा है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते हैं तो हमारा शरीर और मन तुरंत शांत हो जाता है। जी। तो इस पूरी चर्चा और इन सभी वैज्ञानिक शोधों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सारांश का अंतिम हिस्सा हमें क्या संदेश देता है? सारांश के अंतिम हिस्से में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को समझदार होने के लिए बहुत सी किताबें पढ़ने, बहुत सी डिग्रियां हासिल करने या दुनिया भर की सूचना इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज ये है कि हम बिना किसी पूर्वग्रह के, बिना समाज के दिए हुए चश्मे के, अपनी खुली आंखों से इस जीवन को देखें। मतलब हमारी सबसे बड़ी और असली संपत्ति हमारी डिग्रियां नहीं, बल्कि हमारा होश है, हमारी वर्तमान पल में रहने की जागरूकता है। बिल्कुल सही। और अगर हम आज के इस आधुनिक जीवन में इसकी उपयोगिता पर बात करें तो ये स्पष्ट है कि ये ज्ञान हम सभी के लिए एक नई दिशा है। हाँ, क्योंकि आज हम 2026 की एक अत्यंत कृत्रिम दुनिया में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल दुनिया में, जहाँ हर चीज हमारे भोजन से लेकर हमारे विचारों तक डिजाइन की हुई है, ऐसे में इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में दुविधा और तनाव का शिकार हो गया है। ऐसे समय में यह सारांश केवल एक किताब की बात नहीं रह जाता, बल्कि ये एक जीवन रक्षक विचार बन जाता है। एकदम सही। ये समझ, ये होश उस मौलिक बुद्धिमत्ता या ओरिजिनल इंटेलिजेंस को वापस पाने का एकमात्र रास्ता है, जिसे हम एल्गोरिथम और सूचनाओं के शोर में कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। सच में इस चर्चा ने आज कई सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं। जानकारी के उस भारी बोझ को पहाड़ पर ही छोड़कर समझ की रोशनी में आजाद होकर चलना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। जी। हमने आज ये गहराई से देखा कि कैसे उधार का ज्ञान हमें एक मशीन बनाता है और अपनी समझ हमें आजाद करती है। और कैसे खुद का अनुभव हमारे दिमाग की बनावट को नया रूप देता है। कैसे जीवन के सुख दुख के विरोधाभासों को बिना लड़े स्वीकार कर लेना हमें मानसिक रूप से मजबूत और शांत बनाता है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि होश में जीना, हर पल के प्रति जागरूक रहना अब कोई विलासिता या केवल योगियों का काम नहीं रहा। आज के समय में ये एक मशीन बनने से बचने की सबसे बड़ी और प्राथमिक जरूरत है। बिल्कुल। जब हमारे भीतर इस बोध का दिया जलता है तो तनाव और अज्ञान का अंतरेरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में हमेशा के लिए छंट जाता है। बहुत ही सुंदर और गहरी बात है ये। अब इस गहन चर्चा के समापन की ओर बढ़ते हुए हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगे जो थोड़ा नया है और जिस पर सभी खुद से विचार कर सकें। वो विचार ये है कि हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग हर नए अनुभव से अपनी भौतिक बनावट बदल सकता है, और समझ का एक छोटा सा पल, वो गामा बर्स्ट, हमारे सारे तनाव को वैज्ञानिक रूप से खत्म कर सकता है। हाँ। तो क्या होश में जीना अब केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक विचार रह गया है, या फिर ये मानव जाति को बढ़ती हुई मानसिक बीमारियों और अवसाद से बचाने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक उपाय बन चुका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज बच्चों को सूचनाओं का पहाड़ रटाने के बजाय समझने की कला और होश में रहने का विज्ञान सिखाना शुरू कर दे? ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न है कि क्या हम सूचनाओं के पीछे भागते हुए अपनी सबसे बड़ी मानवीय ताकत को ही तो नहीं भूल रहे हैं,
और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ इतनी शांति, गहराई और धैर्य से जुड़े रहने के लिए हम हर एक श्रोता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी ने इस चर्चा को सुना, उसे होशपूर्वक समझा, इसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और जीवन के हर पल को अपनी ही समझ की रोशनी में देखते रहें। धन्यवाद।